संयोग देखिए कि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक उस वक्त आया जब बंगाल में चुनाव की सरगर्मी काफी तेज है। अब लोकसभा में वो विधेयक भले गिर गया हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की चुनावी फिजा में अभी भी तैर रहा है। बीजेपी ये बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही कि ममता और कांग्रेस जैसे दलों के कारण महिलाओं का हक मारा गया है। हर रोज अपने विरोधियों को घेरने के लिए सभाएं, रैलियां और विरोध बीजेपी कर रही है। ये सियासी संग्राम संसद से निकलकर अब सड़क पर शुरू हो चुका है। राजनीति की पुरानी कहावत है कि अगर मुद्दा जनता को समझ में आ गया तो आधी जीत पक्की है, लेकिन मुद्दा समझ में नहीं आया तो समझो तैयारी कच्ची है। महिला आरक्षण बिल को लेकर आजकल यही खींचतान चल रही है। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक बिल गिरने के बाद आज लखनऊ में भी भाजपा ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली, जिसमें सीएम योगी खुद महिलाओं के साथ पैदल चले। ये दावा किया गया कि उनके साथ करीब 15,000 महिलाएं थीं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षियों की वजह से महिला आरक्षण बिल का लाभ देश की आधी आबादी को नहीं मिल पाया है। दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार से टक्कर लेने की पूरी तैयारी के मूड में अब दिखाई दे रहा है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा, इनके कृत्य महिला विरोधी है। की मंशा महिलाओं को रिजर्वेशन देने का नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए ये चेतावनी नहीं है, ये उनके लिए एक सफाई की आखिरी घंटी बज गई है। आपकी मंशा ही नहीं थी कभी महिला आरक्षण देने की। अगर आपकी मंशा होती तो आप महिलाओं को आरक्षण कब का दे चुके हो। ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी जब से पिछले हफ्ते संसद में बैकफुट पर आई है, तब से उसने देश भर में जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकालकर अपने विरोधियों को घेरने में पूरी कोशिश की है। लखनऊ में, आप तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको, लखनऊ में सीएम योगी की पदयात्रा आज सीएम आवास से विधानसभा तक करीब 2 किलोमीटर तक निकाली गई। भोपाल में मोहन यादव भी ऐसी रैली को निकाल चुके हैं, वहां के मुख्यमंत्री, वहां पर बीजेपी की ही सरकार है। इसी तरीके से तीसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की है, जहां पर रायपुर में विष्णुदेव साय की अगुवाई में भी बीजेपी ने, सरकार ने, बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा निकाला और कांग्रेस की खामियां गिनाई। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। उधर आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बीजेपी पर पलटवार किया है। अखिलेश ने खास तौर पर जन आक्रोश यात्रा को लेकर यह पोस्ट लिखा, सुनिएगा। एक बार फिर से दूर दूर से लोगों को जुटाया जाएगा, एक नहीं बार बार झूठ बोलो का पाठ पढ़ाया जाएगा, झूठ के महादरवाजे से झूठ का झंडा उठाया जाएगा, अपनी करतूतों की काली सड़कों पर चलाया जाएगा। और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। ये हक अधिकार नहीं देना चाहते, आरक्षण नहीं देना चाहते, इसीलिए डिलिमिटेशन चुपचाप कराना चाहते थे महिला आरक्षण के बहाने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि लोकतंत्र में एक मतदाता की अधूरी जानकारी सभी की सुरक्षा को कमजोर करती है। आजकल महिला आरक्षण बिल को लेकर देश में बहुत कंफ्यूजन का माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी और उसके खेमे से जुड़े नेता ये कह रहे हैं कि संसद में महिला आरक्षण बिल गिर गया है, जबकि ये बात गलत है। यहां आपको ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि महिला आरक्षण बिल साल 2023 में पास हो चुका, आज से करीब 3 साल पहले।
केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक महिला आरक्षण अधिनियम 2023 अभी 16 अप्रैल 2026 से लागू हुआ है। अभी 16 अप्रैल, जिस वक्त संसद का ये विशेष सिटिंग चल रही थी। और खास बात यह है कि लोकसभा की चर्चा के दौरान इसको री-नोटिफाई किया गया है। इस कानून में संसद और राज्यसभा में राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है, जो कि संसद से पास है, बहुमत से पास है, सर्वसम्मति से पास है। आपको याद दिलाऊं, सितंबर 2023 में जब इस बिल पर वोटिंग हुई थी, संसद में सर्वसम्मति से लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास हुआ था। इसके पक्ष में मौजूद थे संसद में जो 456 लोग थे सांसद, उनमें से 454 सांसदों ने उस वक्त वोट दिया था। केवल 2 लोग इसके खिलाफ गए थे, वो दोनों AIMIM के सांसद थे, असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील। इसके बाद 21 सितंबर 2023 को ये जो बिल था, ये राज्यसभा से भी सर्वसम्मति से 214 लोग जो थे, वो तमाम 214 सांसदों ने इसके समर्थन में वोट किया था। लेकिन 16 अप्रैल 2026 को, यानी पिछले हफ्ते, केंद्र सरकार 131वां संशोधन बिल 2026 लेकर आई, जिसमें यह कहा गया है कि 1/3 सीटों में महिलाओं को आरक्षण, चुनाव क्षेत्र के डीलिमिटेशन और सीटों की संख्या 850 तक करने के बाद ही लागू होगा, जिसका विपक्ष ने विरोध किया और संशोधन बिल के खिलाफ वोटिंग की। आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर परिसीमन करना चाहते थे, और असलियत यह है कि जो महिला आरक्षण 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से पारित हुआ, उसको अधिसूचित करने का काम, नोटिफाई करने का काम आपने 16 अप्रैल 2026 रात को 9:55 पे किया। 30 महीने तक आपने महिला आरक्षण को नोटिफाई तक नहीं किया। यह आपकी सीरियसनेस है। महिला आरक्षण बिल को लेकर सत्ता और विपक्ष के अपने अपने तर्क और दावे हो सकते हैं। सरकार का पहला तर्क है कि देश में महिलाओं की आबादी की लगभग 50% है, लेकिन लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व 13 से 14% के आसपास है। इसीलिए सदन में लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव किया गया, ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सके। जबकि विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर सरकार सच में महिला आरक्षण लागू करना चाहती है, तो विपक्ष के मुताबिक 2023 में जो बिल लाया गया था, उसको तुरंत लागू कर देना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की 543 सीटें तय कर दी गई थी, जबकि तब से अब तक की आबादी में करीब 3 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस पर विपक्ष की दलील है कि जनसंख्या के आधार पर दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी, इसीलिए ये ठीक नहीं है। डीएमके और कांग्रेस की मांग है कि बिना परिसीमन किए मौजूदा लोकसभा में ही, यानी 543 के हाउस में ही, महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। विपक्ष चाहता है कि 2026-27 की जनगणना, जिसमें ओबीसी की गिनती पूरी होने के बाद हो, तब परिसीमन को लागू किया जाए। हजार और एमएलए वहां पे चुन के आए। अगर आप देखो तो जम्मू और कश्मीर में 2011 का सेंसस इस्तेमाल किया है, और वहां पे आसाम में 2001 का किया है। वहां पे भी उन्होंने उनके चॉइस के हिसाब से सेंसस का इस्तेमाल किया है। अभी इनका जो प्रयत्न था या कोशिश थी, डीलिमिटेशन का कायदा मंजूर करे। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत की संसद में इस समय महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है और कितनी नहीं है। लोकसभा में महिलाओं की संख्या करीब 14% है और राज्यसभा में इस वक्त लगभग 17% महिला सांसद है। राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी औसतन 10% के आसपास है, यानी बहुत कम है। तो कभी का पास हो गया है, 2023 में ही पास हो गया है, उसको नोटिफाई तक नहीं किए। 16 तारीख के रात के 3 बजे नोटिफाई करे, अमेंडमेंट उससे पहले ही लाए थे। तो इनकी मंशा महिलाओं को रिजर्वेशन देने का नहीं है, इनकी मंशा डिलिमिटेशन एक्ट को ठीक कर लेके अपने मन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूंसीज बना के वो फिर दोबारा 10-20 साल हुकूमत करना चाहते हैं। महिला आरक्षण को लेकर शुरू हुई जन आक्रोश यात्रा में बीजेपी विपक्षी पार्टियों को असली गुनहगार बताती है।
बीजेपी नेता यह आरोप लगाते हैं कि विपक्ष के नेताओं की वजह से देश की महिलाओं को संसद में और विधानसभाओं में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। अगर पार्टियों के हिसाब से संसद में महिला सांसदों की संख्या देखें तो आपको आश्चर्य होगा। बीजेपी की करीब 13% महिला सांसद इस वक्त हैं। कांग्रेस की भी लगभग 13% सांसद इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा में है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की 38% महिलाएं सांसद हैं। 38% सबसे अधिक किसी भी पार्टी की। दूसरी अलग अलग पार्टियों में भी कई महिला सांसद हैं, उनका प्रतिशत भी 33% से काफी कम है। केवल एक तृणमूल ही है जो इस कैटेगरी को पूरा करती है। महिला आरक्षण मुद्दे पर बीजेपी की जन आक्रोश रैली का हमलों का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी रणनीतियां बना ली है। पार्टी ने तय किया कि महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर देश भर में वो महिला प्रवक्ताओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की महिला नेताओं को दी गई है। देश के 25 शहरों में कांग्रेस की महिला नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पक्ष जनता के सामने रखा, क्योंकि ये भाजपा महिला विरोधी है। ये सरकार डबल इंजन की महिला विरोधी सरकार है। इसलिए इस सरकार को हम हर मोर्चे पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। बात महिला आरक्षण की चल रही है, महिलाओं को अधिकार देने की बात चल रही है, उनके सशक्तिकरण की बात चल रही है, लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर आज एक और नया विवाद खड़ा हुआ है। राजनीति में महिलाओं की भूमिका को लेकर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद, जो कि कांग्रेस के बहुत करीबी हैं, पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दिया जो किसी भी सांसद के मुंह से शोभा नहीं देता है। बिहार महिला आयोग ने पप्पू यादव को नोटिस भेजकर अब जवाब मांग लिया है। घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज, औरत को नोचने की एक नव संस्कृति बन गई। पप्पू यादव सांसद हैं और कितना विवादित बयान दिया, कितना बेहुदा बयान दिया उन्होंने। उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए थी। वो कह रहे हैं कि बिना नेताओं के रूम के महिला नेता राजनीति नहीं कर सकती है। क्या कहना चाहते हैं? जिस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी रही हो, जिस पार्टी ने देश को पहली महिला लोकसभा स्पीकर दी हो, जिस पार्टी में आज प्रियंका गांधी को महिला के तौर पर पेश करके सबसे अधिक घेरा गया सरकार से बहस के दौरान, उस पार्टी से जुड़े सांसद पप्पू यादव, जो भले ही निर्दलीय चुने गए हैं पर राहुल गांधी के बहुत करीबी कहे जाते हैं, बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी में अच्छी खासी दखलंदाजी रखते हैं और उनकी अपनी पत्नी भी सांसद हैं, रंजीत रंजन। इसीलिए कहानी खड़ी हो जाती है कि पप्पू यादव ने जो कहा उसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है सभ्य समाज में। पप्पू यादव को तो इस पर माफी मांगनी ही चाहिए, कांग्रेस पार्टी को उनसे माफी मंगवानी चाहिए।